Going across live to Agenda Aaj Tak, where Minister Jyotiraditya Scindia is speaking as a Civil Aviation Minister. Listen in. खाने की व्यवस्था, क्योंकि ये सिस्टम और प्रोसेस करीब 4 से 5 घंटे लेता है नॉर्मल RT-PCR के लिए, और रैपिड RT-PCR में 60 से 90 मिनट में यात्री बाहर निकल सकते हैं। तो पिछले 2-3 दिनों में बहुत काम करके हमने व्यवस्था जमाई है। पहला दिन था 1 तारीख, जहां हमने करीब हमारा अनुमान था कि 8,500 यात्री इन 11 देशों से आएंगे, और उसकी व्यवस्था हमने की थी। पर करीब 5,500 यात्री आए हैं, जिनको हमने पूर्ण रूप से टेस्ट किया। और ये भी हमने देखा कि नॉर्मल RT-PCR में केवल 35% जा रहे हैं, और रैपिड RT-PCR में करीब 65% जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट का थ्रूपुट भी जल्द से जल्द 90 मिनट में सारे यात्री वहाँ से निकल भी पाए हैं। और तहकीकात हमारी हो रही है सिस्टम और सर्वेलेंस है, और हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहां है। तो जहां एक तरफ कनेक्टिविटी इम्पोर्टेंट है, वहीं हमारी सेफ्टी और सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें एक संयम और संगम हमें बनाए रखना होगा। पर अगर जैसे दिल्ली के सीएम ये कहते हैं कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए, दिल्ली में सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स आती हैं और सबसे बड़ा रिस्क है, आप इतना एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ सोच रहे हैं? देखिए, अभी ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। पहले कदम में हमने इन 11 देशों को एट रिस्क हमने मनोनीत किया है। कई देश, ये सिस्टम भी एक डायनामिक प्रोसेस है, जहां ज़्यादा एक संक्रमितता बढ़ेगी उन देशों को ऐड किया जाएगा, जहां संक्रमितता घटेगी उन देशों को उस एट रिस्क की लिस्ट से निकाला जाएगा। पर इसको हमें ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम से हमें देखना होगा। तो अभी हमने ये रास्ता चुना है, और जिस तरीके से हम लोग आने वाले 5-7 दिन में जिस तरीके से इसकी डिस्कवरी भी होगी इस वेरिएंट की, उसके आधार पर कॉन्स्टेंटली हम लोग सिस्टम को ट्वीक करते रहेंगे। क्योंकि बहुत से लोग, चूंकि अभी छुट्टियों का समय आ जाएगा, परिवार चाहेंगे कि अब कोविड के बाद जिस तरीके से हमने देखा है लोगों को निकलते हुए, एक बार फिर वो कोशिश करेंगे। तो लोग जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर सब कुछ बंद हो जाएगा, हम अपनी बुकिंग कराएं। देखिए, अभी मुश्किल है कहने के लिए कि क्या सब कुछ पूरा 100% से खुल जाएगा, या प्रतिबंध रहेंगे, या प्रतिबंध और बढ़ेंगे। ये हमको डेवलपमेंट्स के साथ हमें कॉन्स्टेंटली डे टू डे हम लोगों को देखना होगा प्रोसेस के तौर पर। ये पर मुश्किल बहुत होता होगा, क्योंकि ट्रैवल टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री रही जो कोविड में बहुत बुरी तरह और सबसे लंबे समय मैं आपको बताऊं कि नागर विमानन क्षेत्र और पर्यटन से ज़्यादा ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि पर्यटन से ज़्यादा भी सबसे ज़्यादा प्रभावित नागर विमानन क्षेत्र रहा है। कोविड के समय में आपका प्लेन, आपके एयरपोर्ट्स एक स्थायी साधन है। या तो आपने उनको खरीद लिए हैं, या तो आपने उनको लीज पे लिए हैं। वो लीज कॉस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। और एक एसेट जिसे स्वेट न किया जाए, एक एसेट जिसका इस्तेमाल न किया जाए, एक एसेट जो केवल रनवे पर रहे या इमारत के रूप में रहे, उसकी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बहुत होती है। एंड दिस इज़ अ फिक्स कॉस्ट ड्रिवन इंडस्ट्री मोर देन अ वेरिएबल कॉस्ट ड्रिवन इंडस्ट्री। तो बहुत प्रभावित किया है। 19,000 करोड़ एयरलाइंस के लॉस पिछले वर्ष के रहे हैं भारत के। करीब $370 बिलियन विश्व भर के एयरलाइंस के लॉस रहे हैं। तो इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है, और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 महीनों में अनेक कदम हमने उठाए हैं, और धीरे धीरे कैपेसिटी भी हमने 100% तक ला दी थी 18 अक्टूबर तक देश के अंदर, जो वर्तमान भी यथावत है, टचवुड। और मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक ट्रैवल तेज़ी से बढ़ रहा है। हाइट पे हम लोगों का करीब 4,20,000 यात्री प्रतिदिन होते थे, और अभी 1 हफ्ते पहले तक करीब 3,90,000 तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो हाइट से हम लोग केवल 5% दूर थे। तो वो रिकवरी ट्रिमेंडस हो चुकी थी। अब इंटरनेशनल पे थोड़ा हमें इंतज़ार करना होगा कि ओमिक्रॉन का क्या स्थिति होती है, और उसके बाद हम लोग को निर्णय लेना होगा। एक दूसरी चीज़ जो आपके काम संभालते ही हुई वो ये था कि एयर इंडिया
आखिरकार जिसके लिए इतनी चर्चा होती रही, आखिरकार गया और टाटा के हाथों में गया। कब तक ये पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा ये पूरा? देखिए, मैं तो मानता हूं कि अतिशीघ्र हम लोग समापन के तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट साइन हो गया, कंडीशंस प्रेसिडेंट की स्थिति आज आगे बढ़ रही है और मेरा अनुमान है कि अगले कुछ हफ्तों में ही, अगले 1-1.5 महीने में इस ट्रांजैक्शन की समाप्ति होगी और मैं मानता हूं कि ये एक विन विन ट्रांजैक्शन है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, एयरलाइन सेक्टर के लिए भी और हमारे उपभोक्ताओं के लिए भी, हमारे कंज्यूमर्स के लिए भी। गवर्नमेंट के लिए इसलिए क्योंकि जिस एयरलाइन को स्टेबलाइज करने के लिए 20 करोड़ रुपए प्रतिदिन, सरकार का पैसा नहीं लेकिन हम लोगों का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा था, 7,200 करोड़ प्रति वर्ष, पिछले 5 वर्षों में 35,000 करोड़, जिस एयरलाइन का डेट करीब 60,000 करोड़ का वर्तमान में है, जिस एयरलाइन में 32,000 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में इन्फ्यूज़ किया गया है पिछले 10 सालों में, मैं मानता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण कदम और साहसी कदम सरकार की तरफ से रही है। वहीं एयरलाइंस के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है क्योंकि अब आपके पास एक नया प्लेयर आया है एयरलाइंस के सेक्टर में, एक नए वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ, जिसके पास कैश रिजर्व्स है इन्वेस्ट करने के लिए, इस एयरलाइन को वायबल बनाने के लिए, जिसके पास करीब करीब 20% मार्केट शेयर बन जाएगा बाकी अपने एयरलाइंस को लेकर। तो एयरलाइन सेक्टर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं मानता हूं कि नागर विमानन मंत्री के रूप में भारत में कम से कम 4 से 5 हमारे वायबल एयरलाइंस सदैव रहने चाहिए कंपटीशन के लिए, ताकि कस्टमर की भी जीत हो और कस्टमर का के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है क्योंकि कस्टमर को एक नया वैल्यू प्रोपोजिशन मिलेगा। तो ऑल राउंड एक विन विन सिचुएशन है हम लोगों के लिए और बहुत साहसी कदम सरकार ने लिया है इस विनिवेश को आगे बढ़ाते हुए और मैं मानता हूं कि इससे बहुत एक सकारात्मक संकेत भी देश के अंदर और विश्व में भी हम लोग भेज पाए। और आपके विरोधी कहते हैं ये सरकार तो सब कुछ बेच देगी। देखिए, मुझे तो आश्चर्य है कि लोगों की बोली कैसे बदल जाती है। जिस पार्टी के सदस्य ये कहते हैं उनके राज में 10 साल करीब 25 पब्लिक सेक्टर कंपनीज का विनिवेश हुआ है, 99,000 करोड़ का जिन्होंने विनिवेश किया है, वो आपके मंच पे आके कहते हैं कि दूसरी सरकार सब कुछ बेच रही है। और दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा आप लोगों का है, ये पैसा देश का है, क्या ये 2 लाख करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ वर्तमान का डेट, 32,000 करोड़ इक्विटी का इन्फ्यूजन, 50,000 करोड़ पूर्व में डेट का इन्फ्यूजन, 52,000 करोड़ गवर्नमेंट की गारंटी, 2 लाख करोड़ रुपए, क्या ये देश की जनता का पैसे का सदुपयोग था? क्या नहीं ये पैसा अधोसंरचना में, सामाजिक विकास में, गरीबी उत्थान में हम इस देश को व्यय करना चाहिए या एक एयरलाइन चलाने के लिए व्यय करना चाहिए? मैं मानता हूं कि सरकार का बहुत साहसी निर्णय रहा और देश हित में है और जनता के हित में है। जो विपक्ष को करना है वो विपक्ष करती रहे, हम देश हित का काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, प्रगति का काम कर रहे हैं और साफ दिल से हम लोग काम। एयर इंडिया को बेहतर मैनेज किया जा सकता था, आज ये परिस्थिति न आती। जो निर्णय लिए गए पूर्व में, उसी के आधार पर आज ये स्थिति उत्पन्न हो पाई है। जिस एयर इंडिया व्याख्यात थी 1950 में, 1955 में, 1960 में, विश्व की टॉप 3 to 5 एयरलाइंस में होती थी, आज ये दुर्गति क्यों है? अब अतीत में मैं नहीं जाना चाहता, मैं सदैव कहता हूं कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए, भविष्य का हमें देखना चाहिए और मैं मानता हूं कि एक रोबस्ट सिविल एविएशन सेक्टर, नागर विमानन क्षेत्र हम लोग देश में भविष्य में बना पाएंगे। ये सरकार की ही एक आकांक्षा रही है कि जो हवाई चप्पल में है वो हवाई सफ़र कर पाए। आपने भी ये कहा कि अगर जितनी ज़्यादा विकल्प होंगे उतनी ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइसिंग होकर लोगों तक बेहतर एक प्राइस पहुंच सकता है। पर हम हमेशा देखते हैं कि एक तो सर्ज की दिक्कत कि उस समय अचानक कॉस्ट इतना बढ़ जाता है कि लोग हवाई यात्रा करें तो कैसे करें।
क्या मौजूदा परिस्थिति उस ओर बढ़ रही है या फिर अभी हम बहुत दूर हैं उस समय से जब एक हवाई चप्पल वाला यात्रा करेगा? देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया और आपके द्वारा मैं दर्शकों को भी जो आंकड़े हैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 30-40 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले नागर विमानन क्षेत्र को देखा जाता था चुनिंदा लोगों के लिए, उन्हीं तक सीमित होता था। प्रधानमंत्री जी ने नो कदम लिया कि नागर विमानन क्षेत्र का प्रजातंत्रीकरण, लोकतांत्रिकरण करने का जो कदम उन्होंने उठाया, उड़ान योजना के तहत उड़े देश का आम नागरिक, जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार की योजना के द्वारा दी जाती है, एयरलाइंस को कनेक्ट करने के लिए अल्प सेवित या असेवित हवाई अड्डों तक। और इस योजना के तहत पिछले 5 सालों में ऐसे हवाई अड्डे जुड़े हैं जिनके शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं आपसे कहूं कि आपने नाम भी ना सुना हो। उदाहरण के तौर पर झरसुगुड़ा उड़ीसा में, दरभंगा, किशनगढ़, कलकत्ता के हवाई अड्डे, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हवाई पट्टी क्या पूरा हवाई अड्डा देश के नागर विमानन क्षेत्र के मानचित्र से उड़ा गया था। आज ये स्थिति हो गई है झरसुगुड़ा में, दरभंगा में, कि 3 से 4 लाख यात्री प्रति वर्ष उन एयरपोर्ट से हवाई सफर कर रहे हैं। भारत का नागर विमानन क्षेत्र की प्रगति और विकास अब ये 6-8 मेट्रो से नहीं आने वाली, रीजनल कनेक्टिविटी से आने वाली है, हब एंड स्पोक मॉडल से आने वाली है। ये छोटे छोटे शहरों को हमें नागर विमानन क्षेत्र के साथ जोड़ना होगा। और एक और आंकड़ा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। वर्तमान में करीब 14.5 करोड़ लोग हवाई सेवा से यात्रा करते हैं, 18.5 करोड़ लोग रेल सेवा से यात्रा करते हैं। और रेल सेवा की मैं बात कर रहा हूं केवल सेकंड एसी, एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हमें करना पड़ता है, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी। लेकिन नागर विमानन क्षेत्र में हमारी वृद्धि का दर 10.5% प्रति वर्ष है, रेलवे का वृद्धि का दर केवल 5% हर वर्ष है। तो वो समय भी दूर नहीं जहां श्वेता 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर नागर विमानन क्षेत्र ज्यादा लोगों को हवाई सेवा से यात्रा कराएंगे, रेलवे सेकंड एसी और फर्स्ट एसी से ज्यादा। दूसरी बात, जो रेल की यात्रा है 8 घंटे से ज्यादा, अगर उसकी सेकंड एसी की टिकट की आप दर को लोगे, आप फर्स्ट एसी का भी नहीं, और उसे आप हवाई सेवा से कंपेयर करोगे, तो हवाई सेवा की टिकट का दर उस सेकंड एसी रेल टिकट के दर से 10 से 15% ज्यादा सस्ता है। तो वास्तविकता में हवाई सेवा का लोकतांत्रिकरण आज संभव हो पाया है। आपका मूल प्रश्न जो सर्ज प्राइसिंग है, यह हमें समझना होगा कि नागर विमानन क्षेत्र में डायनामिक प्राइसिंग होता है। कई टिकट लोग 3 महीने पहले खरीदते हैं, कई टिकट लोग 2 महीने पहले खरीदते हैं, और कई टिकट लोग अगले दिन का आज ही खरीदते हैं। तो जब सीट्स फिलअप हो जाती हैं तो प्राइस भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर सेक्टर एक डायनामिक प्राइसिंग के आधार, डिमांड सप्लाई के आधार पर चलता है। तो हमारा दायित्व तो होना चाहिए कि कंपेयर करें लॉन्ग टर्म टिकट बुकिंग, ये ना करें कि हम शॉर्ट टर्म पिछले दिन का टिकट बुकिंग का प्राइस का हम लोग कंपेयर करें। यह भी सही है कि पिछले 1.5 साल से आप और हम अपने घर में कैद रहे हैं कोविड की वजह से, तो उत्सुकता भी बढ़ी है बाहर निकलने की, और यह एक बड़ा अच्छा संकेत है, पर्यटन के लिए भी अच्छा संकेत है, नागर विमानन क्षेत्र के लिए भी अच्छा संकेत है। लेकिन उससे डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। तो हमारा सेक्टर, जैसे हर सेक्टर है, डिमांड सप्लाई के इक्वेशन पे चलता है, और वर्तमान में आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि डिमांड इज फार आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई, पर वो संयम भी आने वाले समय में हो पाएगा, इसका मुझे विश्वास है। छोटे सेंटर्स पे जो एयरपोर्ट की बात आप कर रहे हैं,
वाकई उससे फ़ायदा भी बहुत हुआ है, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ और बहुत छोटे सेंटर्स पे जाने के लिए मैं जब सोचती हूँ टैक्सी बुकिंग करूँ तो देखती हूँ वहाँ के लिए तो फ़्लाइट है, पर सिर्फ एक फ़्लाइट अगर दिन में या हफ्ते में कुछ दिन है, कितना फीजिबल है इकोनॉमिकली उस एक एयरपोर्ट को मेंटेन कर पाना? क्या वो अतिरिक्त बोझ डाल रहा है या? देखिए, जिन एयरपोर्ट्स को हम आरसीएस उड़ान के तहत हम कनेक्ट कर रहे हैं, उन एयरपोर्ट्स को हमारी कोशिश है कि एक फ़्लाइट से कोई एयरपोर्ट वायबल नहीं होगा। जितना हो सके वहाँ फ्लाइट्स की शुरुआत हम लोग करें। अब उदाहरण मैं आपको दे दूं कुशीनगर का, जहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हुआ। पिछले 5 दिन में दिल्ली कुशीनगर की फ़्लाइट की शुरुआत हुई है। 18 दिसंबर को बॉम्बे कुशीनगर की फ़्लाइट की शुरुआत होगी, कलकत्ता कुशीनगर की फ़्लाइट की शुरुआत होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है एयरलाइंस के लिए केवल नहीं, लेकिन एयरपोर्ट्स के लिए भी। और फ्लाइट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो दरभंगा की आप बात करो, झरसूगुड़ा की बात करो, ऑलमोस्ट क्लोज टू अबाउट 15 to 20 अराइवल्स और डिपार्चर्स पर डे वहाँ शुरुआत हो चुकी है, और इसे हम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में। यूपी में जो ताबड़तोड़ हो रहे हैं एक के बाद एक उद्घाटन, चाहे कुशीनगर हो चाहे जेवर हो, ये सब चुनाव के लिए हो रहे हैं? देखिए, मुझे मालूम है कि ये प्रश्न केवल कि आपका नहीं है, लेकिन मेरे कई दोस्तों का है, और मैं इसका जवाब आपको देना चाहता हूँ। हमारी सोच और विचारधारा है कि नागर विमानन क्षेत्र की बढ़ोतरी पूरे देश में हो। अल्टीमेटली वी हैव टू बिकम कंपेटिटिव विथ इवन द रेलवेज। और इसलिए अगर मैं एक आंकड़े आपके सामने पेश कर पाऊँ, 70 साल में इस देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, आज़ादी से 2014 तक केवल 74 हवाई अड्डे। और पिछले 7 सालों में हमने 63 हवाई अड्डे बनाए हैं मोदी जी के राज में। मतलब एयरपोर्ट कैपेसिटी हमने ऑलमोस्ट डबल कर दी है, 74 से 136 तक। और हर राज्य में यह स्थिति है। यूपी की आप बात कर रहे हैं, अवश्य पिछले 7 सालों में, केवल कल और परसों नहीं, लेकिन 7 साल में जिस यूपी में केवल 4 हवाई अड्डे थे, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गोरखपुर, आज उस उत्तर प्रदेश में 9 हवाई अड्डे संचालित हैं। 10वीं हवाई अड्डे जेवर का हमने शिलान्यास किया है, और आने वाले 3 सालों में यूपी में हम लोग 17 हवाई अड्डे बनाने वाले हैं। और यही स्थिति हम लोग हर प्रदेश में देख रहे हैं। अधोसंरचना बनेगी तो अधोसंरचना के आधार पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और यह भी हम याद रखें कि पहले जमाने में ग्रोथ के आधार पर एयरपोर्ट की डिमांड होती थी। पहले आप ग्रोथ दिखाओ, फिर एयरपोर्ट हम वहां बनाएंगे। आज वो पैराडाइम बिल्कुल उल्टा हो चुका है कि कनेक्टिविटी के आधार पर उस क्षेत्र की ग्रोथ हो रही है। अब एक एयरपोर्ट जहां बनता है, एक एयरप्लेन जहां जाता है, 1 रुपए का निवेश 3.5 रुपए जीडीपी में ग्रोथ उस स्टेट की लाती है। और एक डायरेक्ट जॉब, प्रत्यक्ष रोजगार का अवसर नागर विमानन क्षेत्र में 6 अप्रत्यक्ष इनफॉर्मल सेक्टर के रोजगार के अवसर उत्पन्न कराते हैं। तो सिविल एविएशन इज अ इकोनॉमिक मल्टीप्लायर एंड एन एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, एंड एवरी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, हर देश पूरे विश्व में नागर विमानन क्षेत्र की वृद्धि के आधार पर आर्थिक प्रगति के रास्ते पे भी चला है, जिस रास्ते पे आज भारत भी चल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक और आरोप लगता है सरकार पर, वो ये कि दूसरों के विकास को अपने विकास के तौर पर दिखाने का। यूपी में कई हाईवेज, एक्सप्रेसवेज के साथ ये हुआ। जेवर एयरपोर्ट का अभी एक चाइना के एयरपोर्ट की फोटो को ट्वीट कर दिया गया। ये एक ह्यूमन एरर आप कहेंगे या जानबूझकर सिर्फ एक चकाचक? मुझे ये सूचना नहीं कि किसने ट्वीट किया है चाइना के एयरपोर्ट। सरकार के मंत्रियों ने ही किया। नहीं, मुझे इसकी सूचना नहीं है, तो मैं जिस बात की मुझे सूचना नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर जेवर का एयरपोर्ट के आधार पर किसी चाइना के एयरपोर्ट को कैसे ट्वीट किया जाए, क्योंकि जेवर की एयरपोर्ट की तो केवल फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, केवल भूमि पूजन हुआ है, तो वहाँ तो कोई स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। तो किस चाइनीज़ एयरपोर्ट को वहाँ ट्वीट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ तो अभी खाली ज़मीन है, वहाँ तो अभी बनाया जाएगा एयरपोर्ट। और ये एशिया का सबसे विकसित और सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है।
कई लोग ने इस बात पे भी टिप्पणी की है कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कैसे है। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, 6 रनवे जेवर में बनेंगे अंतिम चरण तक, और अभी जो 1334 हेक्टेयर की जमीन पर पहला रनवे और पहला टर्मिनल बनाया जा रहा है, अंतिम चरण पर 5884 हेक्टेयर का एयरपोर्ट बनने वाला है, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। और जो बात की जा रही थी पूर्व सरकारों की, यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जेवर की सोच और विचारधारा किसने रखी, बुनियाद किसने रखी, शुरुआत किसने की? शुरुआत की गई थी जब राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2000 और 2001 के बीच में, और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, और किसी भी सरकार का मैं नाम नहीं लेने वाला यहां, पर जितनी भी सरकार आई, केवल पिंग पोंग टेबल टेनिस का खेला जा रहा था जेवर एयरपोर्ट के साथ। कोई फाइल कबर्ड में रख रहा था, कोई कह रहा था कि मेरे गृह जिले में ले जाओ, कोई कह रहा था कि फलाने गृह जिले में ले जाओ। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने पद ग्रहण किया और 2017 में यूपी में जब हमारी सरकार बनी, उस समय से ही वो फाइल कबर्ड से निकाल के तैयारी की गई, और पूरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के साथ, पूरी टेक्निकल फीजिबिलिटी के बाद आज जाके उसका भूमि पूजन किया जा रहा है। आपने नहीं जानता, उस पर नहीं बोलूंगा। एक मुद्दा जो सिर्फ आप ही बता सकते हैं बेहतर, क्योंकि आप इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के अंडर उनकी कैबिनेट का हिस्सा आप रहे हैं। उस हिसाब से आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कैसे करेंगे? मैं तो मानता हूं कि तुलना करना ही मुश्किल है। जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक रिजल्ट ओरिएंटेड डायनामिक डिसीजन मेकिंग, और पिछले 4 महीनों से जो मेरा अनुभव रहा है, जहां एक प्रोडक्टिविटी ड्रिवन सिस्टम तैनात है, और मुझ जैसे लोगों को केवल एक सौभाग्य नहीं लेकिन एक बहुत सुनहरा अवसर भी मिलता है, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड भी राजनीति के पहले और जनसेवा के पहले निजी क्षेत्र में एक बैंकर के रूप में थी। और जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस ड्रिवन एक सिस्टम है सरकार के अंदर, मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि एक मौका मुझे मिला है उस सरकार के भाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य करने का। मध्य प्रदेश से आप आते हैं। मध्य प्रदेश में भी अब इसके बाद जब 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद राजस्थान मध्य प्रदेश की शुरुआत हो जाएगी। पिछली बार बड़ी एकदम कांटे की टक्कर थी, वोट परसेंटेज बीजेपी को ज़्यादा लेकिन सीटें कांग्रेस को ज़्यादा। इस बार स्थिति पलट जाएगी वहाँ पर? देखिए, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो भविष्यवाणी करूं। साधारण तौर पर हम लोगों की आदत अक्सर ये होती है। भारत में 2.5 वर्ष 2 वर्ष में इतिहास बदल जाता है। राजनीति में मैं मानता हूं कि 3 महीने का समय में बहुत कुछ बदल जाता है। तो आज से बैठकर 2023 की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि जो जनकल्याण की सरकार मध्य प्रदेश में आज स्थापित है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जो एक विकास, प्रगति और गरीबों की उत्थान की एक सरकार बैठी है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दोबारा 2023 में जरूर मध्य प्रदेश में लहराएगा। इस बात का पूरा विश्वास मुझे। जाहिर है कि जब भी कोई किसी पुरानी चीज़ को छोड़कर आएगा तो वहाँ पर आलोचना होगी। आपके लिए तो खास कर ये कहा गया था कि कुछ दिनों में पता चल जाएगा, उन्हें पूरी तरीके से शंट कर दिया जाएगा, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। क्या आप अपने नए किरदार में पूरी तरीके से सेटल्ड हैं? क्योंकि एक विचारधारा का शिफ्ट हो जाता है जब आप ऐसी 2 पार्टियों के बीच में मूव करते हैं। देखिए श्वेता, मेरी आदत नहीं है कि मैं अतीत में अपना समय व्यर्थ करूं। मैं सदैव मेरे जीवन में मैंने अपने वर्तमान में और भविष्य की विचारधारा रखकर, मेहनत मशक्क़त करके जो भी कुछ जनसेवा के पथ पे मैं कर पाया हूँ, वो मेरी कोशिश रही है, मेरी आशा रही है, मेरी अभिलाषा रही है। तो मैं अपने अतीत के बारे में ज़्यादा चर्चा या ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ
कि जिस पार्टी में एक राष्ट्र के प्रति समर्पण, और ये पार्टी मेरे लिए कोई नई पार्टी नहीं है, और मैं मानता हूं कि उससे आप भी कई हद तक सहमत होंगे। मेरी दादी इस पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग शुरुआत से रही हैं। तो मेरे लिए पहले तो एक नई पार्टी नहीं है। जो सम्मान मुझे मिला है, जो सेवा करने का अवसर मुझे मिला है, मैं दोनों प्रधानमंत्री जी और हमारे पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी का शुक्रगुजार करना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि किसी भी परिवार में एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जो मेरे दिल की और मेरी मन की एक आशा और अभिलाषा है। नहीं, क्योंकि जब हम अपनी नौकरी अगर छोड़कर जाने वाले होते हैं तो हमसे एक एग्जिट इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें हमसे वो वजहें पूछी जाती हैं कि क्यों छोड़कर जा रहे हो और क्या रुक सकते हो। कांग्रेस में ना तो एंट्री इंटरव्यू होती है, ना एग्जिट इंटरव्यू होती है, ना जब आप कांग्रेस के अंदर हो कुछ इंटरव्यू होती है। मैं आपके मंत्रालय से भी जुड़ी कुछ चीजें आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हर तरफ हम ये मांग बीच बीच में, मतलब एक लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि कोविड से पहले भी कई सारी चुनौतियां इस क्षेत्र में आई। हमेशा एक ऐसे पैकेज की बात होती थी कि कैसे रिवाइवल होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्किंग मॉडल क्या है? क्या वो उस तरह की एक पैकेज में यकीन रखते हैं इस चुनौती से उबरने के लिए, या फिर आप सिर्फ एक समर्थन जिसके जरिए वो खुद उबर पाए? और क्या वो ट्रांसफर एक कंज्यूमर पर होगा, वो बर्डन जो आज एविएशन इंडस्ट्री फेस कर रही है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि इस सेक्टर को हम एक वायबल सेक्टर बनाएं। और अगर इस सेक्टर को आपको वायबल सेक्टर बनाना पड़ेगा तो फिर इस सेक्टर की स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में आपको बदलाव लाना होगा। और वही हमारी कोशिश रही है पिछले 4 महीनों में। अगर आप देखें पिछले 4 महीनों में हमारी पहली कोशिश थी कि कोविड के वातावरण में नॉर्मलसी हम लोग इस सेक्टर में ला पाएं, और इसलिए जो कैपेसिटी कैप हमने इंट्रोड्यूस किए थे ताकि सभी प्लेयर्स को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। एक प्लेयर को केवल नहीं जिसका मार्केट डोमिनेंस शायद हो, पर सभी प्लेयर्स को एक इक्वल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाए। उस कैपेसिटी कैप को 50 से 62% हमने पहले लाया, फिर 65% लाया, फिर 72% लाया, फिर 85% लाया, और अब 100% पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर इस सेक्टर का आप स्ट्रक्चरल कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखो आप, तो ATF, एयर टर्बाइन फ्यूल, इस सेक्टर का 37% भाग बनता है, और जो सेक्टर लॉस ग्रहण कर रहा है उस सेक्टर का कॉस्ट स्ट्रक्चर उसकी रेवेन्यू स्ट्रक्चर भी हो जाती है। तो शायद कोई दूसरी इंडस्ट्री हो पूरे विश्व में जिसका एक कंपोनेंट 38% कॉस्ट और रेवेन्यू स्ट्रक्चर का भाग हो, और उस कंपोनेंट पर इंडस्ट्री का कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि वो बाहरी तरह से डिटरमिन्ड होती है, और उस कंपोनेंट पर 12% एक्साइज ड्यूटी और उसके ऊपर वैट। तो मेरी कोशिश सदैव रही है पिछले 4 महीनों में कि हम राज्य सरकार के पास जाएं और ये बात समझाएं कि नागर विमानन क्षेत्र के साथ आर्थिक प्रगति और विकास जुड़ी हुई है, जो कनेक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है। आप वैट घटाएंगे, आपके प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपके प्रदेश में रिफ्यूलिंग बढ़ेगी, और उससे आर्थिक प्रगति और विकास भी हो पाएगा। और आपके चैनल के द्वारा मैं उन 8 राज्य और यूनियन टेरिटरीज को हाथ जोड़कर धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जो मेरी वार्तालाप पर, मेरी चर्चा पर, मेरी मुलाकात पर मेरे साथ सहमत हुए, और उन्होंने अपना वैट 28 से 30% जो भाड़ होता था ATF के ऊपर, उसे घटाकर 1 से 2% किया। और उन राज्यों को मैं नेम करना चाहता हूं इस मंच पर: मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा, हरियाणा, यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार। 4 महीनों में 8 राज्यों को हम लोग कन्विंस करने में सफल हुए हैं, जिन्होंने 28 से 30% अपना वैट घटाकर 1 से 2% कर दिया। और इसका नतीजा क्या? उत्तराखंड में वैट घटाने के 10 दिन के अंदर
8 फ्लाइट कनेक्टिविटीज, 18 हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटीज। श्रीनगर में रीफ्यूलिंग 350% वृद्धि हुई है। तो इकोनॉमिक्स में एक आर्ग्यूमेंट होता है लैफर कर्व। लैफर कर्व का आर्ग्यूमेंट होता है कि आप टैक्स रेट घटाते हो तो आपकी रेवेन्यू बढ़ती है, तो यू मस्ट टेक अ स्मॉलर शेयर ऑफ अ लार्जर पाई रादर देन अ लार्जर शेयर ऑफ अ स्मॉलर पाई। वो लैफर कर्व की आर्ग्यूमेंट सिद्ध हो पाई है इस अभियान में, और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आपके चैनल के द्वारा जो बाकी राज्य हैं, 11 राज्यों में ऑलरेडी 1 से 5% तक सीमित था, 8 राज्यों को हमने आज कन्वर्ट कर दिया है, 19 राज्य इस तरफ आ गए, अब बाकी बचे हमारे 14 राज्य। उनसे भी हाथ जोड़ के आपके चैनल के द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप वैट घटाइए, कनेक्टिविटी बढ़ाइए, अपने प्रदेश का आर्थिक प्रगति होगा और इस सेक्टर को हम लोग वायबल कर पाएंगे। चूंकि आपकी सरकार में हमेशा एक तारीख के साथ एक टारगेट तय किया जाता है, चाहे वो हर नल जल की बात हो, चाहे फिर हर घर तो मैंने पद ग्रहण करने के 1 महीने के बाद मैंने अपने 100 दिन के टारगेट तय किए थे, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी आपके समक्ष और आप सबके समक्ष रखे थे। वो 100 दिन मेरे पूरे होते हैं 20 दिसंबर को, और उसमें एयरपोर्ट्स का टारगेट है, हेलीपोर्ट्स का टारगेट है, उड़ान की नई रूट्स का टारगेट है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स की टारगेट है। जैसे हम लोग डीजीसीए को ऑनलाइन कर रहे हैं, पूरा ईजीसीए कर रहे हैं, बीकैस को, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को बीकैस कर रहे हैं, नए पॉलिसीज हम लोग ला रहे हैं, एमआरओ के लिए नई पॉलिसी। और ये भी मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नागर विमानन केवल प्लेन और एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है, और आज समय आ गया है भारत में उस इकोसिस्टम को स्थापित करने। क्या है वो इकोसिस्टम? एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सिस्टम्स, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। देश को 9,500 पायलट प्रति वर्ष की जरूरत है, इसमें से 80% पायलट का प्रशिक्षण विदेश में होता है। हमारी फॉरेन एक्सचेंज की कितनी एक डिप्लीशन होती है विदेश में एक पायलट को ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए। एफटीओज हमें देश में चाहिए, नई हेलीकॉप्टर पॉलिसी चाहिए, लोएस्ट पर कैपिटा पेनिट्रेशन हेलीकॉप्टर्स की इंडिया में, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर्स बहुत जरूरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, हिली स्टेट्स के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, बाकी देश के लिए। उसी के साथ कार्गो का एक क्षेत्र है, ग्राउंड हैंडलिंग का क्षेत्र है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है। विश्व के एयरक्राफ्ट क्यों ना भारत में बने? आज बोइंग कुछ पुर्जे यहां बना रहा है, सिकोर्स्की कुछ पुर्जे यहां बना रहा है, अपाचे हेलीकॉप्टर की कुछ पुर्जे यहां बन रहे हैं। उसे हमें आगे बढ़ाना होगा, तीव्र गति देना होगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम हमें भारत में सेटअप करना होगा, और तभी हमारा नागर विमानन क्षेत्र सफलता की तरफ हम लोग बढ़ पाएंगे। आखिरी सवाल, राजनीति की ओर लौट रही हूँ। ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या आप मध्य प्रदेश की ओर लौटना चाहेंगे, या आप जो कर रहे हैं उसमें संतुष्ट हैं? मेरी दिल की एक ही ख्वाहिश है जिंदगी में, और वो ख्वाहिश है कि अगर मैं अपने क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता के दिल में मैं एक स्थान पा पाऊं। मेरा कुर्सी के साथ ना कभी मोह था, ना आज है, ना कभी होगा। हाँ, सेवा के साथ, विकास के साथ, प्रगति के साथ जरूर मेरा मोह है। आपकी लड़ाई कुर्सी की नहीं थी, आपकी लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं थी, कभी नहीं थी। आप मुझे बता दो, मेरे 20 साल जनसेवा के इतिहास में कब थी? 2018 के चुनाव के बाद जब एक शब्द में मुझे कहा गया कि श्वेता बनेंगी, तो मैंने कहा जरूर, मैं जाके घोषणा करूंगा। मन मुटाव वो नहीं रहा कभी आपका? बिल्कुल नहीं। पद के साथ जिंदगी, देखिए मैं आपको बताऊं कि अब एक बहुत पर्सनल बात मैं कह रहा हूं, पर मेरी सोच थोड़ी एक आध्यात्मिक है कि जिंदगी में जब हम पैदा होते हैं तो हम लोग निर्वस्त्र आते हैं, और जब इस दुनिया से हम विदा होते हैं तब भी हम निर्वस्त्र जाते हैं। आपके साथ केवल एक चीज जा सकती है, और वो है लोगों का आशीर्वाद और लोगों की दुआ। वो मेरा खोज है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।